मजहब के नाम पर कभी पत्थर चलते हैं, कभी सिर तन से जुदा के नारे लगते हैं, तो कभी अपनी अलग ही बस्ती बसा ली जाती है। मेरठ से लेकर के मुंबई और मुंबई से लेकर मांड्या तक कट्टरपंथियों ने मजहबी दीवार खड़ी करके कानून व्यवस्था और हिंदुओं की आस्था पर आघात किया है। मेरठ में जिस अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर मजहबी शर्तें लगाने का इल्जाम था, जिस कॉलोनी पर हिंदुओं को प्लॉट नहीं बेचने का आरोप था, वहां की मजहबी दीवार को योगी ने बुलडोजर से तोड़ दिया है। अवैध कब्जे को गिरा दिया गया है। वहीं मुंबई के विक्रोली में एक हिंदू व्यक्ति का घर जलाने की कोशिश की गई। सीढ़ी पर सिर तन से जुदा का नारा लिखा गया। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान मस्जिद से पथराव कर दिया गया और यह सब पुलिस की मौजूदगी में किया गया। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी की मजहबी दीवार तो योगी सरकार ने तोड़ दी, लेकिन मुंबई और मांड्या में मजहबी दीवार कब तोड़ी जाएगी? हिंदुओं को सिर तन से जुदा की धमकी और विसर्जन जुलूस पर हमला करने वालों का इलाज आखिर कब होगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। नाम अब्दुल्ला रेजिडेंसी और काम धर्म देखकर प्लॉट की बिक्री। हिंदुओं के लिए दरवाजे बंद करके मेरठ की इस कॉलोनी ने मजहबी दीवार खड़ी कर दी थी। सीधे सीधे योगी सरकार को चुनौती दी गई थी, लेकिन 72 घंटे के भीतर ही इसका बुलडोजर से हिसाब किताब कर दिया गया। योगी फोर्स के अवैध हिस्से को बुलडोजर से योगी फोर्स ने जमींदोज कर गिरा दिया। हमने जाति, मत और मजहब के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हम आज भी कह सकते हैं हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जब किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, तो भला योगी कैसे मजहबी दीवार बर्दाश्त करते? कैसे उस कॉलोनी को मजहबी मनमानी करने देते जिस कॉलोनी में धर्म देखकर प्लॉट बेचे जा रहे थे, जहां हिंदुओं की नो एंट्री थी? उसकी खबर जब सी न्यूज ने दिखाई तो 72 घंटे के भीतर योगी का बुलडोजर एक्शन हो गया। यह मुसलमान के लिए बस्ती बन रही है, हिंदू के लिए बस्ती नहीं है। क्या है ये? एक तरीके का जिहाद है। ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ हिंदू हैं, वहाँ मुसलमान नहीं है, तो यहाँ भी हिंदू कैसे आ जाएंगे? पाकिस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है। मदरसा भी है, मस्जिदें भी है, उस पर बड़ी दिक्कत होती है फिर उन्हें, तो फिर इस हिसाब से तो फिर आना नहीं चाहिए उन्हें। योगी राज में भी सिर्फ उनका राज चलेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद बुलडोजर जाके चलाना पड़ेगा तो हम चलाने के लिए तैयार। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी की बाउंड्री को बुलडोजर ने मंगलवार को ताबड़तोड़ वार करके गिरा दिया। दीवार को मजहबी सोच को छिपाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस दीवार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। जमीन की नाप में जब कब्जे की बात साबित हो गई तो तहसील, आवास विकास परिषद और योगी फोर्स की टीम ने बुलडोजर से कब्जे को खाली करा दिया। अब्दुल्ला रेजिडेंसी उसी वक्त से योगी सरकार की नजर में खटक रही थी जब ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इसको लेकर शिकायत की थी। मंत्री का दावा था कि यहां हिंदुओं को जमीन नहीं दी जा रही है, इसलिए इसकी जांच कराई जाए। शिकायत के 72 घंटे के भीतर डीएम ने न सिर्फ जांच कमेटी बनाई बल्कि एक्शन भी हो गया। जांच में पता चला कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी ने 300 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा किया था, उस पर दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन योगी फोर्स के बुलडोजर ने मजहबी दीवार को गिरा दिया। जिस तरह के वहाँ पर आरोप लगे थे वो आरोप सही पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई थी। और इसके साथ साथ जो इन्होंने अपने लेआउट में दिया है वो मस्जिद का भी ये अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। ये सभी जांच के विषय हैं, अभी जांच चल रही है और जो जहर घोलने का काम इन लोगों ने किया है उस पर पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। योगी के बुलडोजर ने तो अभी सिर्फ कॉलोनी की दीवार को ही गिराया है। अभी तो प्रशासन की टीम अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जमीन के रिकॉर्ड, नक्शा, जमीन की प्रकृति की जांच भी कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों ने इस कॉलोनी में जमीनें खरीदी हैं। अगर आगे 1 इंच जमीन में भी कोई गड़बड़ी मिली या नियमों की अनदेखी का खुलासा हुआ तो आगे भी बुलडोजर एक्शन होगा, ये तय है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में लगभग 307 स्क्वायर मीटर एरिया सरकारी जमीन थी, जिसको बुलडोजर चलवाकर खाली कराया गया है। मेरठ में हापुड़ रोड पर बनाए जा रहे अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी का नक्शा 8 साल पहले 2017 में पास किया गया था। सोसाइटी के ठीक सामने एक मस्जिद भी है।
दावा है कि कॉलोनी के लेआउट प्लान में एक मस्जिद भी प्रस्तावित है। हिंदू संगठन इसलिए इस पर आपत्ति उठा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कॉलोनी नहीं, धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। ये एक तरीके का जिहाद है और ये पूरा देश पे कब्जा करने की 9 राज्य है हमारे, 10 राज्य। देखिए ना आज कैसी किस हालत में आ गया हिंदू। तो ये पूरे देश में यही होना जा रहा है और हम उसे रोकेंगे, हर हालत में रोकेंगे। अगर वो कॉलोनी काट रहे ठीक है, बाकी उसमें धर्म विशेष के तो नहीं होना चाहिए स्पेशल स्थान कि भाई हम मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को नहीं देंगे, गलत बात है। और जो गवर्नमेंट ने उठाया है उसकी माप तोल हुई है और उसमें वो गलत पाए गए हैं, उसी पे उठाया और बाकी कार्रवाई चल रही है। तो आप सही मानते हैं इस कार्रवाई को? हाँ जी बिल्कुल सही है। जब हिंदू मुस्लिम दोनों देश में रह रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर हिंदू मुस्लिम होती है, फिर नु कहते हैं इनको हिंदू ज़्यादा वे कर रहे हैं, यो है। बस सही है, कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ पे। बुलडोजर एक्शन के बावजूद अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बिल्डर ने चुप्पी साध रखी है। ना तो आरोपों को स्वीकारा या नकारा है और ना ये बता रहे हैं कि उसने 22,000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में किन किन लोगों को प्लॉट बेचे हैं, उनके मालिक किस मजहब के हैं। लेकिन बुलडोजर एक्शन से स्थानीय मुस्लिमों ने विक्टिम कार्ड खेलना जरूर शुरू कर दिया है। वो तो ये भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि यहाँ अवैध कब्जा हुआ है। कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप? कार्रवाई गलत हो रही है। क्यों? इतने दिन से यहाँ पर काम चल रहा है, जब से नहीं देखा गया, अब आके ये कार्रवाई गलत हो रही है। ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ हिंदू हैं, वहाँ मुसलमान नहीं है, तो यहाँ भी हिंदू कैसे आ जाएंगे? मुसलमान एरिया है, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता हिंदू भाई यहाँ। ये डेवलपमेंट हो रहा है, मुस्लिम एरिया में हो रहा है। अगर कोई भाई अपना हिंदू यहाँ पर आ जाता है, कल को भाई मीट भी पकेगा घर में, भाई अजान की आवाज़ भी आ जाएगी, कल को फिर वो एक्शन उठाएगा, उस पर भी दुविधा। बताओ, मदरसा भी है, मस्जिदें भी है, उस पर बड़ी दिक्कत होती है फिर उन्हें। तो फिर इस हिसाब से तो फिर आना नहीं चाहिए उन्हें। देश में कहीं भी कोई भी कॉलोनी ऐसी बनाई नहीं जा सकती जिसमें एक ही धर्म के लोगों के रहने की शर्त और दूसरे धर्म के लोगों के रहने की मनाही हो। न तो संविधान इसकी इजाजत देता है और न ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को यह बर्दाश्त है। इसीलिए अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बिल्डर्स की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि असली मकसद सिर्फ मुस्लिमों की बस्ती बनाना था या फिर माहौल को बिगाड़ना था। इसी बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर एक्शन किया गया है, यहाँ पर अवैध निर्माण को यहाँ गिराया गया है। एक बड़ी कार्रवाई, फिर से एक बार बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला और यह भी कहा गया है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है यदि उसमें अनियमितताएं पाई जाती है तो। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ। भाईजान के लिए 12 वफात का त्योहार जश्न का दिन होता है। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग जुलूस निकालकर खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन इस जुलूस में वो कट्टरपंथी भी मौजूद रहते हैं जो सनातन विरोधी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन अगर इस नफरती गैंग को रोकने की कोशिश की जाती है तो ये सिर तन से जुदा करने की धमकी भी देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में। यहां कट्टरपंथियों ने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि एक हिंदू परिवार का घर जलाने की कोशिश की। इन लोगों ने रात को यहाँ पे आके नीरज उपाध्याय के घर का पर्दा जलाया है और यहाँ पे एक देखिए दफ्ती टांग के गए हैं, सर तन से जुदा। ये हमारा हिंदुस्तान है। वर्षा नगर जैसे जगह पे आके इतनी हिम्मत है इनकी कि ये सब करके जा रहे हैं। कोई खड़ा होता यहाँ पे कुछ हो जाता तो हम खुद को बचा भी नहीं पाते। ऐसे उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ये हिंदू परिवार बहुत डरा हुआ है। घर के बच्चों और महिलाओं में दहशत है क्योंकि कट्टरपंथियों ने रात के अंधेरे में इस घर को आग लगाने की कोशिश की, सिर तन से जुदा करने की धमकी दी है। देर रात ये हिंदू परिवार अपने घर में चैन से सो रहा था। बच्चे गहरी नींद में थे, तभी घर में धुआं भरने लगा। घर की महिलाओं की नींद टूटी तो घर के बाहर ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। दरवाजे पर लगा पर्दा जल चुका था। ये कालिख बता रही है कि दरवाजे को भी जलाने की कोशिश की गई है। वहीं मेन गेट पर लगा ये पोस्टर ये बता रहा है कि आगजनी की इस हिमाकत को कट्टरपंथी गैंग ने ही अंजाम दिया है। सिर तन से जुदा गैंग ने ये नफरती आग क्यों लगाई आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वारदात से सहमी महिलाओं की आप बीती सुन लीजिए। पीछे का दरवाजा मैंने जैसे ही खोला मैंने देखा कि यहाँ पे आग लगी हुई है। नीचे पूरा वो कपड़ा और ये सब उसमें पूरा आग लगा हुआ है जो बहुत ज़्यादा जल भी चुका था और वो दरवाजे को भी जला रहा था। तो मेरे दरवाज़ा खोलने की वजह से और जब हम बाहर आए तो उस आग को बुझाया है, कम किया है, जिसके वजह से घर में आग नहीं लगी, नहीं तो घर में आग लग जाती।
किस चीज से आग लगाने की कोशिश की गई थी? यहाँ पे ना एक वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो स्ट्रॉन्ग चीज़ था, आप बोल सकते हो कि पेट्रोल होगा या कुछ होगा, रॉकेट टाइप में भी कुछ हो सकता है जिससे आग लगाई थी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। और जैसे ही मैंने एक कदम बाहर रखा तो मैंने यहाँ पे देखा कि बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था सर तन से जुदा, तन से सर जुदा। रात के वक्त जिस घर में सिर्फ महिलाएं हों, वहां ऐसा मंजर सिहरन पैदा करने वाला है। नफरती गैंग ने यहां सिर तन से जुदा वाला पोस्टर क्यों लगाया, वो भी जान लीजिए। दरअसल मुंबई के विक्रोली इलाके में 12 वफात के दिन नफरती भाईजान जुलूस निकाल रहे थे। जब ये जुलूस संभाजी चौक पहुंचा तो औरंगजेब परस्तों को संभाजी का ये बोर्ड परेशान करने लगा। नफरती गैंग ने इस शिलापट पर सिर तन से जुदा के पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसका विरोध उपाध्याय हाउसिंग सोसाइटी में नीरज उपाध्याय ने किया। फिर क्या था, कट्टरपंथी गैंग नीरज और उसके साथियों से भिड़ गई। जो नीरज उपाध्याय के साथ उस समय मौजूद थे वो लोग और जो जुलूस में लोग शामिल थे उनके साथ ये पूरा जो है वाकया चला कुछ देर, फिर कहासुनी जो है झड़प में तब्दील होने लगी। उस दौरान जो पुलिस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद थी, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया, दोनों ही गुटों को समझाया और यहाँ से उन्हें हटा दिया। उसके बाद जो है आज तड़के सुबह 4 बजे ये पूरी घटना जो है उनके घर पर जो आग लगाने की जो कोशिश की गई वो हो या घर के बाहर सर तन से जुदा का बोर्ड जो है वो छोड़ना हो, ये पूरी घटना आज तड़के की गई है। पहले छत्रपति संभाजी का नाम मिटाने की कोशिश और अगले ही दिन नीरज उपाध्याय का घर जलाने की हिमाकत ये बता रही है कि कट्टरपंथी मुंबई को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन नीरज उपाध्याय का परिवार अभी भी नफरती गैंग के खिलाफ खुलकर खड़ा है। नीरज के रिश्तेदार कट्टरपंथियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ कड़ी वार्निंग दे रहे हैं। मैंने पढ़ा वो स्लोगन को कि सर तन से जुदा, तन से सर जुदा, तो मुझे एक हिट हुआ वो कन्हैयालाल की स्टोरी राजस्थान की। लेकिन कन्हैयालाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो लोगों से दबते थे। हम लोग मरते तक लड़ने की हिम्मत रखते हैं। पार्ट साइड में हम लोग आज से नहीं है, पार्ट साइड जब बन रहा था, जब पूरा जंगल था पार्ट साइड, तब से हम लोग पार्ट साइड में, और हमने पार्ट साइड में बहुत कुछ देखा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर फडणवीस फोर्स ने अज्ञात कट्टरपंथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं और आरोपियों की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। नीतीश झा, जी मीडिया, मुंबई। रविवार को कर्नाटक के मांड्या में गणेश जी की झांकी पर नफरती भाईजान ने पत्थर फेंके, जिसके बाद मांड्या के हिंदुओं का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज गणेश विसर्जन का मौका था, ऐसे में कट्टरपंथियों पर नजर रखने और सनातनी आस्था को सुरक्षा देने के लिए कर्नाटक पुलिस के जवान मैदान में नजर आए। बप्पा की भव्य विदाई, सड़क पर गणपति के भक्तों का सैलाब, विघ्नहर्ता को मिली Z+ सिक्योरिटी, हाथों में AK-47, सनातन विरोधियों में दहशत। ये तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की है। वही मांड्या जहां सनातन विरोधी साजिश रची गई थी, वही मांड्या जहां गणपति के जुलूस पर नफरती पत्थर बरसे थे, वही मांड्या जहां नफरती भाईजान बप्पा की पूजा में खलल डालने सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन आज मांड्या की सड़कों पर भगवा पताका है। बप्पा के जयकारे से आसमान गूंज रहा है और गणपति की सुरक्षा में भारी भरकम पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अगर इस बार कट्टरपंथी आस्था के सैलाब पर अपनी नापाक नजर डालेंगे तो उनका हिसाब तय है। अगर इस बार नफरती पत्थर उठाने का ख्याल भी जहन में आया तो फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। दरअसल बीते रविवार मांड्या में गणेश झांकी के दौरान कट्टरपंथियों ने बप्पा के भक्तों पर पत्थर बरसाए थे। पत्थरबाजी की इन घटना में 8 लोग घायल हुए थे, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कट्टरपंथी साजिश के बाद पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई। कट्टरपंथी साजिश के खिलाफ हिंदुओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए बप्पा की विदाई के दौरान गणपति को Z+ सिक्योरिटी दी गई। बप्पा की प्रतिमा के साथ जितने भक्त उतने ही सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं।
यात्रा मार्ग पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को गैंगस्टर सलमान लाला में किंग और सिकंदर नजर आ रहा है। सलमान लाला, जिसकी मौत पुलिस से भागते वक्त पानी में डूबने से हुई, उसके पोस्टर भाईजान शहर शहर लगा रहे हैं, उसको हीरो बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसी घटिया सोच रखने वाले भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश में न तो गैंगस्टर की कोई जगह है और ना ही उसको हीरो मानने वालों की। जो गैंगस्टर को किंग और सिकंदर बताएगा, मोहन फोर्स उसकी माफियागिरी अच्छे से निकाल देगी। इंदौर का गैंगस्टर सलमान लाला कब का मर चुका है, लेकिन मियां भाई उसे मिस कर रहे हैं। उसकी याद में पोस्टर लगा रहे हैं, गैंगस्टर को किंग बताकर याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में ये पोस्टर कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के महिमा मंडन करने के लिए लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि मिस यू किंग। पोस्टर में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है शरीर मिटता है मगर नाम नहीं। 12 वफात की मुबारकबाद देने के लिए ये पोस्टर मियां ब्रदर्स के नाम से गुना में लगाया गया था। एक हिंदू युवक अभिषेक तिवारी ने जब इस पोस्टर की तस्वीर खींच ली तो भाईजान भड़क गए। पहले तो कुछ मुस्लिम लड़कों ने उसे घेर लिया और गालियां दी। इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो हिंदू युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। ईंटों से हमला करके सीने की चैन और पर्स भी लूट लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मात्र सुबह एक बैनर का फोटो क्लिक किया था। उसी समय वहाँ से 8-10 लोग आ गए, उनके साथ में 50-60 लोग पीछे थे। आके सबसे पहले तो वो गले से पकड़े, जब उन्होंने गला पकड़ा तो मुझे कोई दिखा नहीं। बाद में मारपीट करी। उसके बाद में जब मैं यहाँ आया कोतवाली में, तब मैंने देखा ना तो चैन है गले में और एक कान, दोनों कानों में बाली थी, एक कान में बाली नहीं है। मोबाइल तोड़ दिया और पर्स था, पर्स में जिसमें 600-700 रुपए थे, पर्स ले गए। गैंगस्टर को हीरो बनाने का भूत सिर्फ गुना के भाईजान पर नहीं सवार हुआ। देवास के सुभाष चौक पर भी गैंगस्टर सलमान लाला के पोस्टर लगाए गए। जिसने भी गैंगस्टर के पोस्टर देखे उसके होश उड़ गए। बीच बाजार पोस्टर लगाकर गैंगस्टर को सिकंदर बताया गया। सवाल यह है कि आखिर भाईजान को गैंगस्टर में क्या दिखा कि वो उसकी तुलना सिकंदर से कर रहे हैं। छटे हुए बदमाश के पोस्टर से हिंदू संगठन भड़क गए। तुरंत पुलिस से शिकायत की गई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो ये अपराधी है, इस प्रवृत्ति के फ्लेक्स लगाना मतलब देवास का माहौल बिगाड़ना। तो असामाजिक तत्व जिन्होंने भी लगाया ये गलत है। वो अपराध है, अपराधी प्रति उसको हर चौराहे पे फ्लेक्स लगाए तो समाज में और क्या वैसे जाएगा। फ्लेक्स लगाने वाले कौन लोग? फ्लेक्स लगाने लोग तो फ्लेक्स मशीन वाले ही लगा रहा था, पर जिन्होंने भी लगवाया फ्लेक्स बनवाया है, तो जिस मशीन पे फ्लेक्स छपे, पुलिस अभी वहाँ जा रही है जांच कर रही कि उन्होंने छपवाया ना, उनकी क्या मंशा थी इस फ्लेक्स को लेकर। गैंगस्टर सलमान लाला जुर्म की दुनिया में कम उम्र में ही पोस्टर बॉय बन गया था। 13 साल की उम्र में ही उस पर रेप के 3 केस दर्ज थे। 26 साल की उम्र में तो उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि उसके खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हो गए थे। 31 अगस्त को सलमान लाला पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहा था और भागते भागते तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। गैंगस्टर को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। लेकिन कई भाईजान गैंगस्टर सलमान लाला को अपना हीरो बनाने और बताने में लगे हैं। उसे किंग और सिकंदर बताया जा रहा है। उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं। मोहन फोर्स ऐसे तमाम गैंगस्टर प्रेमी गैंग के लोगों का हिसाब कर रही है। वीडियो आएगा जो काफी आपत्तिजनक है और जिससे दो समुदायों के बीच घृणा, नफरत और वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होती है। अतः ऐसे और तुरंत रोक लगाई जाए और उसके व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उस आईडी जो एजाज की बताई जा रही है, उस आईडी के खिलाफ FIR रजिस्टर कर ली हुई है। गैंगस्टर हो या अपराधी, वो किसी भी समाज के लिए कभी भी हीरो नहीं हो सकता। मर्डर, रेप और हत्या का गुनाहगार किंग नहीं हो सकता। लेकिन MP के कई मुस्लिम युवक सलमान लाला फैन क्लब के मेंबर बन गए, याद में पोस्टर लगा रहे हैं। पर ऐसा करने वाले ये भूल गए हैं कि MP में गैंगस्टर और माफियाओं की कोई जगह नहीं है। जो गैंगस्टर का महिमा मंडन करेगा, मोहन फोर्स उसको ढूंढकर कानूनी हिसाब जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पड़ोसी मुल्क नेपाल 48 घंटों से सुलग रहा है। क्रांति के आक्रोश से डरे प्रधानमंत्री ओली 24 घंटे पहले ही इस्तीफा देकर सुरक्षित ठिकाने पर जा चुके हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बावजूद इसके जेनजी का प्रदर्शन और हिंसा जारी है। सुलगते नेपाल से जुड़ी एक खबर जानने से पहले आपको यह बता दूं कि फिलहाल वहां
क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं। राजधानी काठमांडू में सिंह दरबार के बाहर कई विभागों के दफ्तर अब भी धधक रहे हैं। पीएम आवास और चीफ जस्टिस के घर में लगी आग भी पूरी तरह काबू में नहीं आ पाई है। राष्ट्रपति दफ्तर में लगी आग को नेपाल सेना ने बुझा दिया है, लेकिन काठमांडू जिला अदालत में लगी आग बुझाई नहीं जा पाई है। सुप्रीम कोर्ट में बची फाइल्स को बाहर निकालने के बाद गेट पर ताला लगा दिया गया है। 48 घंटे में नेपाल के अलग अलग जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। आज काठमांडू के दिल्ली बाजार जेल का दरवाजा कैदियों ने तोड़ दिया। हालांकि सेना ने उन्हें भागने नहीं दिया। त्रिभुवन एयरपोर्ट की अगर बात करें तो वो अब भी बंद है। सुपरमार्केट में आज भी लूटपाट हुई। आगजनी की घटना वहां आज भी अंजाम दी गई। अब तक जेनजी से जुड़े जुमले और तरह तरह के मीम्स देखते सुनते आए थे, लेकिन ये जेनजी एक देश के विकास में जितना कारगर साबित हो सकता है उससे ज्यादा खतरनाक साबित होता दिखाई दे रहा है। इसका ताजा उदाहरण तो नेपाल ही है, जो किसी विशाल ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। नेपाल में सत्ता पलट गई, लेकिन जेनजी प्रदर्शनकारी 3 दिन बीत जाने के बाद भी काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, संसद जला दिया, सचिवालय को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू की सड़कों पर हर ओर जेन-जी की अराजकता के निशान दिख रहे हैं। नेपाल ने 2008 में राजतंत्र से छुटकारा पाकर लोकतंत्र की नींव रखी थी, लेकिन भीड़ तंत्र ने उस नींव को अराजकता की आग में झोंक दिया। लोकतंत्र के जिस मंदिर से नेपाल का भविष्य तय होता था, उसे भविष्य के कर्णधारों ने तिलांजलि दे दी। नेपाल के जेन-जी संसद से भ्रष्ट सरकार को भगाना चाहते थे, लेकिन उन्माद सिर चढ़ा तो उस संसद को जलाकर राख कर दिया, जहां से ये जेन-जी सरकार चलाने का ख्वाब पाले बैठे थे। नेपाल की संसद में अब कुछ नहीं बचा है, बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। लोकतंत्र के माथे पर मली हुई कालिक और वो मलबा जो इस बात की गवाही दे रहा है कि नेपाल में क्रांति नहीं, अशांति का बोलबाला है। ये तस्वीर कैमरामैन से कहते हैं आपको दिखाएं, जहां पर सांसद बैठते थे, उसकी हालत देख लीजिए आप। अभी भी धुआं उठ रहा है, अभी भी यही हालत है यहाँ पर। पूरा नेपाल जल गया, पूरा काठमांडू जल गया, पूरी घाटी जल गई और लोग अपने ही संसद को 2008 में जब यहाँ पर राजतंत्र हटा था और डेमोक्रेसी आई थी उस समय में, उसके बाद जब 2015 में यहाँ पर संविधान लागू किया गया था, तब ये आपको प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया गया था। आज कोई फ्लैग नहीं है यहाँ पर। एक फ्लैग सिर्फ नेपाल का राष्ट्र का वहाँ पर आपको दिखेगा, कहीं कोई फ्लैग नहीं। सब आग ने लील लिया है यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा प्रतिनिधि सभा, अब दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल है, जहाँ से न्याय होता है नेपाल की जनता का। और उस सुप्रीम कोर्ट की हालत आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट से धुआं निकल रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ सड़कों की हालत को देखिए। पूरी तरह से सड़क पर जो तबाही के मंजर हैं वो आपको दिखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी गेट हालांकि बंद है, लेकिन यहाँ भी जो तबाही हुई आप देख लीजिए। यहाँ कितने ये बाइक हैं, ये सारे बाइक्स जल गए और ये 2 दिनों के आंदोलन के बाद की ये स्थिति है। आप देख लीजिए, यहाँ भी आग लगा। बहुत क्या हाल है, कितने जगह आग लगाई गई थी? सब जगह आग लग रही है। सब जगह लग गया ना? हाँ, सब पूरे कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा है, पूरे जल गए। नेपाल की संसद और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ ही उग्र भीड़ ने नेपाल के इतिहास को समेटे सिंह दरबार को भी नहीं बख्शा। जेन-जी भीड़ जब सिंह दरबार में दाखिल हुई तो यहाँ जमकर लूटपाट की गई। सिंह दरबार से हथियार लूटे गए, कीमती सामान लूटे गए और सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया गया। रात के अंधेरे में सिंह दरबार धधकते लावे सा नजर आया। सुबह हुई तो सिंह दरबार के निशान पर हिंसा की कालिख मली नजर आई। हम अभी सिंह दरबार में, ये देखिए सिंह दरबार का गेट है और इसके अंदर अब सेना ने पूरा कब्जा कर लिया है और पूरा सेना जो है यहाँ पर सब चीज़ों को साफ कर रही है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये सेना के जवान अंदर हैं और सेना के जवान अंदर आप देख लीजिए, बिल्कुल सफाई चल रही है सिंह दरबार। और सिंह दरबार का गेट अब बंद कर दिया गया है
और ये देखिए सामने जले हुए हिस्से हैं, जो सिंह दरबार का मुख्य जो गेट था वहाँ का हालत देखिए। सरकार गिर गई, संसद जल गई, न्याय व्यवस्था आग के हवाले कर दी गई तो अपराधी बेलगाम हो गए। जेलों में बंद खूंखार अपराधियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पूरे नेपाल में जेल की सलाखों को तोड़कर अब तक 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें सेना बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश कर रही है। पूरे नेपाल से ये 13,572 कैदियों की सूची डीआईजी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जारी की है नेपाल सरकार की तरफ से, और कहा है कि ये 13,572 कैदी जेल से बाहर निकल गए हैं। आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अभी जो हालात है वो बिल्कुल सामान्य हो गया है। क्या लगता है कितने जेल टूटे हैं यहाँ पर? जेल तो बहुत टूटा है, कितना का नाम ले, बहुत जेल टूट गया, बहुत ज़्यादा। कितने कैदी निकल गए बाहर? लगभग जो है यहाँ हम लोग जो न्यूज हिसाब से देख रहे हैं, मोहतरिये में जो है बहुत निकल गए जलेसर जेल से। यहाँ नखू जेल से भी बहुत कैदी भाग चुका है, यानी विभिन्न जेल से भागने क्रम जारी है अभी। फिलहाल नेपाल में कर्फ्यू है। सेना ने नेपाल में शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। वहीं राष्ट्रपति जेन जी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगे मानने के साथ ही देश के भविष्य को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत झा, जी मीडिया, काठमांडू। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, संभल को लेकर इसी लाइन पर मुख्यमंत्री योगी आगे बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने संभल में डबल हथौड़ा चलाया है। पहला हथौड़ा संभल में कट्टरपंथियों और आतंकियों को रोकने के लिए चला है। वहां आतंक विरोधी कदमों को रोकने के लिए अब एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट खोला जाएगा। और दूसरा हथौड़ा योगी ने नहीं चलाया है, बल्कि योगी के बुलडोजर को देखकर संभल के सबसे रसूखदार शख्स ने खुद ही चला दिया। संभल के जिन भी लोगों ने पिछले साल तक संभल को लेकर कुछ गलतफहमी पाल रखी थी, ये दो तस्वीरें उन लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए काफी होंगी। अब न तो संभल से आतंक फैलेगा और न ही कोई ताकतवर शख्स अवैध अतिक्रमण कर पाएगा। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। संभल के दंगाइयों पर नकेल कसने के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी शुरू कर दी है। संभल में दंगों के इतिहास और संभल से आतंकियों के कनेक्शन को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। ये फैसला है संभल में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट बनाने का। मतलब संभल में अब परमानेंट एटीएस का कमांडो दस्ता मौजूद रहेगा। एटीएस यूनिट का दफ्तर जिस जगह बनाया जाएगा उस जगह को सुनकर भी संभल के मुट्ठी भर कट्टरपंथियों को मिर्ची लग जाएगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी, ये वही पुलिस चौकी है जो विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने अभी कुछ महीने पहले ही बनी है। इसी पुलिस चौकी में एटीएस यूनिट का अस्थायी दफ्तर बनाया जाएगा। संभल के एएसपी ने पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचकर एटीएस की अस्थायी यूनिट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जनपद संभल में शासन के द्वारा अनुमति देने के बाद में एटीएस द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे एक यूनिट है एटीएस की स्थापित की जाए। संभल में एटीएस यूनिट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कई आतंकी घटनाओं और आतंकियों का कनेक्शन संभल से जुड़ चुका है। नवंबर 2023 में संभल से हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साल 2019 में संभल का रहने वाला एक आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिका के एंटी टेरर ऑपरेशन में मारा जा चुका है। संभल का रहने वाला एक आतंकी मौलाना आसिम उमर तो अमेरिका की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में 10वें नंबर पर था। एनआईए और दिल्ली पुलिस भी कई आतंकी मामलों में संभल से गिरफ्तारियां कर चुकी है। पूर्व में जनपद संभल में हरकतुल मुजाहिदीन, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुखिया, उसके अलावा सामू, आईएसआईएस और सिमी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, वो बहुत एक्टिव रहे हैं और उनमें से कई टेररिस्ट हैं जो अभी भी वांछित हैं और भविष्य में भी इस तरीके की गतिविधियां अगर कोई पनप रही हो उन पे कैसे नजर रखना, उसके लिए एक यूनिट का यहाँ होना अति आवश्यक था। खास बात यह है कि एटीएस यूनिट के स्थायी दफ्तर के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई है जिस पर मुस्लिमों ने अवैध कब्जा कर रखा था। संभल के हल्लू सराय में कब्रिस्तान की 3.5 बीघा की जमीन की पहचान की गई है। इस कब्रिस्तान को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया जा चुका है। अब इसी जगह पर एटीएस का दफ्तर बनाया जाएगा। संभल को लेकर योगी का विजन बिल्कुल क्लियर है। संभल में अराजकता और कट्टरता के साथ साथ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कोई हिंसक बनकर के
प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। एटीएस यूनिट की स्थापना के बाद संभल के मुस्लिम खुश तो हैं, लेकिन उनके मन के एक कोने में कुछ शंकाएं भी हैं। आज माहौल है, भय का माहौल है, डर का माहौल, और अगर वो डर के माहौल से बनाया जा रहा है कि उनको किसी एक समुदाय को टारगेट करके कि उनके ऊपर एक भय बनाया जाए, ये बनाया जाए, तो ये एक अलग वो है। ये कानून के लिए है, हित में है तो स्वागत योग्य, और भय के हित में है तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय सिर्फ एक वो बन के रह जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ संभल का आतंक से कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, तो वहीं उन्होंने संभल में ताकत का गुमान रखने वालों के घमंड पर भी हथौड़ा चलवा दिया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाया था। जांच में ये बात साबित हो चुकी थी। उन्होंने अवैध निर्माण को बचाने के लिए बहुत बहाने किए, लेकिन जब कोई बहाना काम नहीं आया तो उन्हें अवैध निर्माण पर खुद ही हथौड़ा चलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम कोर्ट की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश था। अगर सांसद वर्ग आदेश नहीं मानते तो बुलडोजर आ जाता। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है। संभल हिंसा के 10 महीनों में ही योगी आदित्यनाथ ने संभल की सूरत बदल दी है और अब आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस यूनिट बनाने की तैयारी है। हालांकि अभी भी संभल की प्राचीन सनातनी पहचान लौटाने के लिए योगी के एजेंडे में कई प्लान हैं, जो धीरे धीरे सामने आएंगे। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही फ्रांस में हुआ। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग अपने देश को सुलगा रहे हैं, लेकिन ये खतरा अब आतंक को पालने वाले पाकिस्तान पर भी मंडरा रहा है। पहले ही इमरान खान की पार्टी विद्रोह का अलार्म बजाए हुए है, और अब जो करतूत मुल्ला मुनीर कर रहा है, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान चलने वाला है, क्रांति से पाकिस्तान टूटने वाला है। नेपाल में ओली सरकार की मनमानी और देश में बढ़ती बेरोजगारी ने पूरे नेपाल को जला डाला। नेपाल की संसद में धधकी आग और जेन-ज़ी का गुस्सा केवल काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगा। ये लपटें काठमांडू से 1800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक भी पहुंचेंगी। नेपाल में युवाओं की नाराजगी चरम पर पहुंची तो ओली सरकार घुटने पर आ गई। जिस तरह नेपाल में युवाओं का हक मारा गया, ठीक वैसी ही मनमानी पाकिस्तान में भी चल रही है। यहाँ हुक्मरान कर्ज के पैसों पर ऐश कर रहे हैं और गरीब आवाम आटे के लिए लड़ रही है। बांग्लादेश और नेपाल से सबक लेते हुए मुल्ला मुनीर ने चीन के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया है। आसिम मुनीर चीन की तरह अपने नागरिकों की मॉनिटरिंग का प्लान बना रहा है। ये हम नहीं बल्कि एमनेस्टी की रिपोर्ट कह रही है। एमनेस्टी के मुताबिक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसियां अपने लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कम से कम 40 लाख मोबाइल फोन पर एक साथ नजर रखती है। इसके अलावा उनके पास WMS 2.0 भी मौजूद है, जो चीन का मजबूत इंटरनेट फायरवॉल है, जो इंटरनेट यूजर्स को YouTube, फेसबुक और X जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकता है। यानी मौलाना मुनीर जब चाहे पाकिस्तान में मौजूद किसी भी शख्स की बातें सुन सकता है। मुनीर ही तय करेगा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का युवा क्या देखेगा, क्या लिखेगा और क्या बोलेगा। मुनीर को सबसे ज्यादा डर इमरान खान से है, क्योंकि तहरीके इंसाफ पहले से ही आंदोलन की राह पर है और जो कुछ नेपाल में हुआ उससे पीटीआई को एक नया हथियार मिल गया है। बस इमरान के एक इशारे का इंतजार है, फिर इस्लामाबाद भी काठमांडू की तरह जल उठेगा, क्योंकि पाक आवाम महंगाई से त्रस्त है। समंदर की विशाल लहरों पर राज करने के लिए भारतीय नौसेना अपने सिकंदर को तैयार करने जा रहा है। इसका नाम है INS विशाल। यह भारत का पहला परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यकीन मानिए, जिस दिन यह विशाल का एक कैरियर तैनात हो गया, उस दिन से चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियां हिंदुस्तान के आसपास तक नहीं पहुंचेंगी। अभी तो भारतीय नौसेना के INS विक्रांत की ताकत से दुश्मन थर-थर कांपते हैं। सोचिए चीन और पाकिस्तान का तब क्या हाल होगा जब भारत के पास विक्रांत से 2 गुना ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होगा। समंदर पर राज करने के लिए भारत अपना पहला परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के हर मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय 15 साल का रोड मैप जारी किया है।
जिसमें बताया गया है कि आईएनएस विशाल के नाम से स्वदेशी विमान वाहक बनाया जाएगा। जरा इसकी खूबियों को भी जान लीजिए। आईएनएस विशाल भारत का तीसरा विमान वाहक पोत होगा। ये कोचीन शिपयार्ड में बनेगा और परमाणु ऊर्जा से चलेगा। इस एयरक्राफ्ट करियर का वजन 65 से 75 हजार टन के करीब होगा। इसकी लंबाई करीब 300 मीटर और रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये 55 विमानों को ले जा सकेगा, जिसमें 40 फाइटर जेट्स और 15 हेलीकॉप्टर होंगे। ये एयरक्राफ्ट करियर विशालकाय होगा। इसे विकसित करने में 15 से 20 साल का वक्त और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी ये 2030 के दशक के अंत तक तैयार हो जाएगा। यानी आईएनएस विशाल एक चलता फिरता परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बेड़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारी विमानों को आसानी से उड़ने में मदद मिलेगी, जबकि ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम की मदद से इस पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। आईएनएस विशाल में कॉम्बैट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, जो कि विमानों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। बताया जा रहा है कि आईएनएस विशाल पर मरीन रफाल तैनात किए जाएंगे। यही नहीं, तेजस और ड्रोन्स की भी तैनाती होगी। भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस विशाल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।